आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तस्वीरें आपने तिरंगा लहराने की देख ली हैं, तस्वीरें आपने प्रधानमंत्री के संबोधन की सुन ली हैं, तस्वीरें आपने कांग्रेस मुख्यालय की देख ली हैं, लेकिन कोविड से लेकर किसान तक ये सरकार कहां खड़ी है, क्या परिस्थितियां बन रही, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दे। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव वल्लभ जी, प्रोफेसर गौरव वल्लभ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णबीर चौधरी जी, किसान नेता हमारे साथ हैं। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह पक्ष रखेंगे और खास मेहमान जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी, जिन्होंने इस देश की संसद को, और मुझे लगता है जितने लोग यहां पर मौजूद हैं इस बहस में, सबसे ज्यादा कार्यवाही को देखा है। और आज जब ये दिन ऐसा आया है 75वीं वर्षगांठ पर, तो हमने उनको शामिल किया है। प्रेम शुक्ला जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। किसान आंदोलन एक तरफ, कोविड की दूसरी लहर की मार, और उसके बाद वैक्सीन दूसरी तरफ। हम किसानों के साथ आज शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मामला नहीं है कि यूपी में चुनाव है। सवाल यह है कि अगर किसान आज भी आंदोलन पर बैठा है, तो क्या वो उसके दिल पर थोड़ी सी ठंडक पड़ेगी प्रधानमंत्री के आज की बात से? कैसे पड़ेगी? देखिए, किसानों का सर्वांगीण हित साधने के संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पिछले 7 वर्षों से बीज से लेकर बाजार तक किसानों को सशक्त करने की नीति रही है। आज छोटे किसानों की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की, और छोटे किसानों के छोटे छोटे खर्चों की भी चिंता सरकार पीएम किसान निधि के माध्यम से करती है। और किस तरह से 1.5 लाख करोड़ रुपए जो है किसान सम्मान निधि के माध्यम से छोटे किसानों को पहुंचाया गया है। किसानों को बीज, किस तरह से उनको अच्छा बीज मिले, उनको बाजार अच्छी मिल सके, ब्लॉक लेवल तक जो है वेयर हाउसिंग खोलने की फैसिलिटी, एफपीओज के माध्यम से जो है किसानों का जो उत्पाद है वो सबसे हाईली पेरिशेबल गुड्स की कैटेगरी में आता है। और सबसे अधिक किसान को नुकसान होता है कि उसका जो उत्पाद है वो बाजार में पहुंचने के पहले ही खराब हो जाने की स्थिति है। ऐसे में जब आप वेयर हाउसिंग और शीतगृह जो है अगर छोटे स्तर पर ब्लॉक लेवल, जब पहला पंचवर्षीय योजना बनी है उस समय कृषि बजट के लिए 35% का एलोकेशन हुआ, इंडस्ट्री के लिए 15% का हुआ। सन 62 आते आते कृषि का बजट घट करके हो गया 15%, और औद्योगिक के लिए बना दिया आपने 35%। तो कृषि की निरंतर जो है उपेक्षा होती रही, और उसी में किसान कर्ज में भी डूबता रहा, और हिंदू मुस्लिम जो भी परिवार थे, किसान फायदा होगा नहीं होगा सर, उनके बंटवारे होते रहे। इन 3 कृषि कानूनों से फायदा होगा नहीं होगा आपकी नजर में? मैं इस पे ये बहस का मुद्दा है। और मेरे सवाल जो हैं इनसे अलग होकर के हैं कि एक तो ये कि किसान जब फसल पैदा कर, एक तो मैं एमएसपी लागू करने के पक्ष में नहीं, अब हम लाभकारी मूल्य चाहते हैं। ये तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? अब स्टील का दाम दो गुना हो गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया। तो हो नहीं पा रहा सर, आप लाभकारी पर आ रहे हैं, वो कैसे होगा? हाँ, तो हम ये तो हमारी गुलामी की जंजीरें हैं हमारे पैरों में। जो हम एमएसपी कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? 3 साल से उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का एक नया पैसा नहीं बढ़ा। 8,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के किसानों को आज भी बकाया। एमएसपी कितने किसानों को मिल ही पाती है, ये सबको पता है, सच्चाई सबको पता है। किसी मंडी में चले जाइए तो तस्वीर साफ हो जाएगी। हमारे साथ अनुराग भदौरिया भी अब जुड़ गए हैं। एक कमेंट उनसे लेके आप दोनों के पास में आऊंगी। अनुराग भदौरिया जी, तिरंगा हाथ में है, लेकिन आज क्या इस अमृत महोत्सव में और प्रधानमंत्री के संबोधन से आप भी खुश हैं? देखिए, मुझे एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, क्योंकि अभी तिरंगा आपको हाथ में इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि हम खेतों में बैठे हैं, लगातार प्रोग्राम करके। पीछे बिल्डिंग दिख रही है, खेत है, बिल्डिंग है? ये बिल्डिंग नहीं है। अगर मैं दिखा दूंगा, बहुत पुरानी टूटी बिल्डिंग है, मैं कैमरा घुमाऊंगा तो खेती खेत है। एक जगह शेल्टर लिए कहीं आस्ते से बैठ जाए चुपचाप, इसलिए उस वहां पे बैठे हैं जहाँ पे थोड़ा नेटवर्क आ रहा हो। यहाँ झंडा लगाने तक की जगह नहीं थी, इसको हाथ में पकड़े। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जिस तरह का माहौल पूरे देश में, कितने सालों से किसान यहाँ पे धरने पे बैठा है। मेरा एक ही सवाल है सीधा सा सबके साथ, किसान लगातार यहाँ 8 महीनों से धरने पे बैठा है, 750 से ज्यादा किसानों की मौतें हो गई, और किसान बार बार कह रहा है कि मुझे ये बिल नहीं चाहिए, मुझे एमएसपी दे दीजिए, प्राइवेट पार्टी से भी एमएसपी दिलवा दीजिए। अगर प्राइवेट पार्टी मुझसे खरीदेगी तो भी कम से कम एमएसपी हो, और जो एसेंशियल कमोडिटी है उसके ऊपर तो कम से कम आपने जो स्टॉक करने की अनलिमिटेड जो उनको पावर दे दी वो भी खत्म की जानी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि फसल कांग्रेस की सरकार में क्यों आंख बंद किए बैठे थे? अरे तो मैं कह रहा हूँ उस समय तो क्यों आंख बंद किए बैठे थे? तब एमएसपी की परेशानी नहीं दिख रही थी, तब किसानों की परेशानी नहीं दिख रही थी।
नहीं तो प्राइवेट पार्टी को तब एमएसपी तब प्राइवेट पार्टी खरीद नहीं सकती थी, मंडी में ही खरीद सकती थी। आज आपने प्राइवेट पार्टी को अलग से खरीदने का ही परमिशन दे दी है, तो प्राइवेट पार्टी तो आपके घर में भी आके खरीद लेगी, लेकिन आपको एमएसपी नहीं देगी तब, और बाद में मंडी बंद होना तय है। तो मैं कहता हूं कि जो किसान को बिल चाहिए नहीं, 750 किसानों की मौतें हो गई, तो उसमें कौन भारतीय जनता पार्टी का नेता उन किसानों के घर गया? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या उनके बच्चे हिंदुस्तानी नहीं है? क्या उनके बच्चे सवाल में दम नहीं है? कृष्णवीर चौधरी जी, ठीक है सर, कृष्णवीर चौधरी, उसके बच्चे आप बता दीजिए। और क्या पीएम ने जो आज बोला है लाल किले के प्राचीर से किसानों पर, छोटे किसानों पर, छोटे किसान बनेंगे देश किसान, क्या सोच है आपकी इस पर? अंजना जी, जिसका आज तक शोषण हुआ 85% किसानों का, जिसको बाजार से दूर रखा गया, मुझे दुख इस बात का है कि उस हकीकत को पहचानने के लिए राजनेताओं को कहां जाना पड़ेगा, इनकी सोच कहां है। आज तक शोषण हुआ उसका, और सबसे ज्यादा कष्ट अगर है तो उस छोटे किसान का है। और जो एपीएमसी की वकालत करने वाले लोग हैं, आज मेरा उनसे एक निवेदन है, आज 15 अगस्त, कम से कम आज किसान को स्वतंत्रता, अगर स्वच्छता और खुला बाजार भी मैंने कहा भी अगर उसको विकल्प ज्यादा मिल रहे हैं और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को बढ़ावा देकर। कृष्णवीर जी, एक सवाल आपसे पूछती हूँ, आपका भी अनुभव और आपके किसान नेता, एक सवाल पूछने सर आगे बढ़ेंगे। अरे रोज सर वही बातें होती है, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप उसमें फिर अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। ठीक है, प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री पर जो एक हिचक किसानों के मन में है, प्राइवेट प्लेयर्स पर एमएसपी की गारंटी का लीगल प्रावधान क्यों नहीं? आपसे सीधा सवाल पूछ रही हूँ, प्राइवेट प्लेयर्स पर लीगल गारंटी हो, एमएसपी वो देंगे ही देंगे, ये प्रावधान क्यों नहीं? बहुत बड़ी। केसी त्यागी जी, क्या सही कह रही हूँ नहीं कह रही? मैं आपसे 100% आप बाकी सरकार क्या करे नहीं करे, प्राइवेट प्लेयर्स का जो खौफ है वो तो पूरी तरह से खत्म। आप प्राइवेट प्लेयर्स पर भी तो लीगल गारंटी आप प्रावधान कीजिए। कृष्णवीर जी, देखिए, प्राइवेट प्लेयर्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आएंगे, वो उसमें ऐसा प्रावधान, ऐसी व्यवस्था नहीं जानी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नहीं, बाइंग एंड सेलिंग, एमएसपी, बिक्री पर पूछ रही हूं मैं, बिक्री पर बिल्कुल एमएसपी से कम पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए किसानों की किसी भी फसल का। 75% तो जारी है। इन 3 कानूनों पे जब आप बात कर रहे हैं तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही किसान का रिश्ता जुड़ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, बाजार खोलने में जब कंपटीशन होता है तो लाभ किसको मिलेगा? ये बहुत छोटी सी हम लोगों की जानकारी सबको है कि जब कई ग्राहक होंगे तो उत्पादन का लाभ जो है, ठीक है चौधरी जी, जल्दी से छोटा सा जवाब, ब्रेक का टाइम हो रहा है, मैं लौटूंगी। मिलेगा इसमें कोई दो राय नहीं है। आप एक बात बताइए, जो एमएसपी की बात है, क्या एमएसपी पर ही अटके रहेंगे? एमएसपी से आगे? मैं केसी त्यागी जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि किसानों को भी लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए, ये सच्चाई है जो कहा है। ठीक है चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, लेकिन ये भी देखिए, पहली बार गरीब किसान को मौका दे दीजिए, मेरा नाम इनपुट खरीदने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत। हाँ, मेरा कहना केवल ये है कि अभी 2 उदाहरण थोड़ा सा रुक जाइए सर, वक्त की कमी है, सबको बोलना है। इस प्रकार से ये सिद्धांत किसानों के ऊपर लागू नहीं किया जा रहा है कि जो है लीगल गारंटी एमएसपी की, यानी मिनिमम प्राइस उसको दिया जाए। और 2 उदाहरण ज्वलंत हैं। टेलीकॉम सेक्टर में चर्चा हो रही है, एक बड़ी कंपनी फेल होने जा रही है जिसके ऊपर लाखों करोड़ रुपए का कर्ज है, कि भाई हम जो है मिनिमम प्राइस टेलीकॉम में दें कि भाई इतने से नीचे कोई पेमेंट नहीं करेगा, पहला। और दूसरा जो है वो एयरलाइंस की बात अभी आई है, एयरलाइंस में भी मिनिमम प्राइस सेट कर दिए गए हैं कि इतने प्राइस से नीचे आप फ्लाइट लेकर के उड़ेंगे, किराया आपको इतना देना पड़ेगा। यानी कॉर्पोरेट के लिए आप मिनिमम प्राइस जब सेटअप कर सकते हैं, 2 कम से कम मैंने उदाहरण आपको दे दिए। सेक्टर रेट जमीनों के लिए खुद सरकार अपनी भलाई के लिए सेक्टर रेट निश्चित करती है, इससे नीचे कोई खरीद परचेज नहीं होगी। तो किसानों की क्या गलती है? छोटे किसानों की जो आप बात कर रहे हैं, 90% किसान छोटे किसान ही है, उन्हीं की ये लड़ाई लड़ी जा रही है, तो उनको दे दिया जाए। और ये जो 1.5 लाख करोड़ रुपया कह रहे हैं, 6,000 रुपए मात्र पीएम किसान योजना में दिए जा रहे हैं। अरे इसको बार बार हमने कहा इनको 24,000 रुपए करिए, हम खुद आपको जो है साधुवाद देंगे। प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब देंगे, प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। किसानों की बात आपने सुनी, आज प्रधानमंत्री ने भी छोटे किसानों का खास जिक्र किया देश में जब वो लाल किले के प्राचीर से बोल रहे थे, लेकिन क्या उनकी नियति, उनका भविष्य बदलेगा? कोविड की त्रासदी तो देश ने झेली ही, लेकिन किसानों की त्रासदी ये
दशक दर दशक बनी रही, परेशानियां बढ़ती रही और इसी को लेकर 3 कृषि कानून जो सरकार लेकर आई है, लेकिन उससे किसान ही जब आश्वस्त नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, आपने पुष्पेंद्र जी की बातें सुनी, जवाब दीजिए। और क्यों नहीं मैंडेटरी करते? अगर प्राइवेट प्लेयर्स से डर है किसानों को, उन पर आप लीगल गारंटी मांगे एमएसपी का। छोटा सा संक्षेप जवाब। देखिए कैसे पुष्पेंद्र जी दिग्भ्रमित करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि एविएशन इंडस्ट्री में मिनिमम जो है वो प्राइस है, साहब उसके लिए कोई अलग से कानून नहीं है, एविएशन मिनिस्ट्री जो है वो करते रहती है। उसी तरह से एमएसपी जो है, एमएसपी किसानों को मिल नहीं रही है क्या? रिकॉर्ड एमएसपी पे खरीद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। पुष्पेंद्र जी, आप जिस कांग्रेस के लिए चीयर लीडिंग करते हैं, उस कांग्रेस के जमाने में जब कोई खाद मांगने किसान जाता था तो उसको गोली मारी जाती थी, आप भूल गए होंगे। लेकिन ये सत्य है कि बीज से लेके बाजार तक किसान को सशक्त करने की सारी योजनाएं अगर बनी है तो आदरणीय मोदी जी के कार्यकाल में बनी है। एमएसपी पे रिकॉर्ड खरीदारी, और वो भी डायरेक्ट जो है किसान के खाते में पैसा जा रहा है, इसलिए बिचौलियों को पैसा नहीं मिल रहा है। तो जो बिचौलियों के साथ खड़े लोग थे उन लोगों को तो छाती पीटना ही पीटना है कि उनके खाते में पैसा नहीं आ रहा है, सीधे किसान के खाते में चले जा रहा है। अब वो मुनाफाखोरी करने की इनके लिए कोई संभावना नहीं है। तो जो मुनाफाखोर है वो तो शोर मचाएगा, लेकिन जो असली किसान है, जो छोटा किसान है, जो सीमांत किसान है, जो परिश्रम के बूते पर ही अपना छोटा सा जल्दी से एक सवाल है प्रेम शुक्ला जी से। शुक्ला जी, पिछले 12 महीने में डीजल की कीमत 24 रुपए प्रति लीटर बढ़ी है। पिछले 12 महीने में प्रति हेक्टेयर किसानी की लागत में 20,000 रुपए की बढ़त हुई है। क्या आपने 2 हेक्टेयर वाले किसान को 40,000 रुपए देने का काम किया प्रति वर्ष? नहीं किया। दूसरा सवाल, छोटा सा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, 14.5 करोड़ किसान हैं, आप 9.5 करोड़ को ही किसान सम्मान निधि का पैसा क्यों देते हो, बाकी 5 करोड़ को क्यों नहीं देते? ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। तो आज तक पर आपका फिर से स्वागत है। झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। अमृत काल कहा है ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा वक्त को, आज जब वो लाल किले के प्राचीर से बोल रहे थे। 66 टाइम्स उन्होंने भारत शब्द का जिक्र किया है। दूसरे नंबर पर किसान, 29 बार उन्होंने किसान शब्द का प्रयोग किया। 17 बार योजना, उत्पादन, 15 संकल्प, 14 और आजादी शब्द भी उन्होंने, गांव शब्द भी 15 बार बोले हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं सरकार के तमाम कामकाज का उन्होंने जिक्र किया है। इन सब पर हमने किसानों पर खास आधे घंटे चर्चा की, लेकिन अब आपको सुना देते हैं विभाजन की विभीषिका पर, जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, फिर चर्चा जरा उस ओर लिए चलेंगे। देशवासियों, हम आजादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छल नहीं करता है। ये पिछली शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी में से एक थी। आजादी के बाद इन लोगों को बहुत ही जल्द भुला दिया गया। कल ही भारत ने एक भावुक निर्णय लिया है। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। आजादी के 75वें दिवस, स्वतंत्रता के दिवस पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का तय होना ऐसे लोगों को हर भारतवासी की तरफ से आदरपूर्वक श्रद्धांजलि है। जम्मू हो या कश्मीर, विकास का संतुलन अब जमीन पर दिख रहा है। जम्मू कश्मीर में ही डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हो चुका है और भविष्य में विधानसभा चुनावों के लिए भी तैयारियां चल रही है। लद्दाख भी
विकास की अपनी असीम संभावनाओं की तरफ आगे बढ़ चला है। एक तरफ लद्दाख आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होते देख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सिंधु सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख को उच्च शिक्षा का, हायर एजुकेशन का केंद्र भी बना रही है। विभीषिका स्मृति दिवस पर क्या मानना है आपका गौरव वल्लभ जी? जरूरत थी इसकी? इतने दिनों तक हम कालीन के नीचे छिपाते रहे। देखिए 75 साल पहले विभीषिका हुई, पर पिछले साल एक कोरोना विभीषिका भी हुई। आप मनाइए विभीषिका दिवस, तो क्या हमें कोरोना विभीषिका दिवस भी मनाना चाहिए? जब दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन हुआ शहरों से गांव की ओर, हजारों की संख्या में लोग मरे, कुछ कुचल के मरे, कुछ रेल की पटरियों के रेल के नीचे आके मरे, कुछ टैंकरों के अंदर घुस के, कुछ पैदल जा के पाँव में छाले पड़ गए। उस विभीषिका का दिवस भी मनाना चाहिए। क्या हमें पेट्रोल की बढ़ती कीमतों का भी विभीषिका मनाना चाहिए? बेरोजगारी विभीषिका दिवस कब मनाएं? रसोई की तेल की कीमतों का विभीषिका दिवस कब मनाएं? सिलेंडर और उन्हीं का हॉरर, विभीषिका का मतलब हॉरर डे। हमारे देश में आपके कारण वो हॉरर हुआ। 2 करोड़ अधिक से अधिक लोगों का पुनर्वास करना पड़ा और हजारों लोग जो है रास्ते में मर गए। लाशों से भरी हुई जो है रेलगाड़ियां आती थी और उस विभीषिका को जो है उत्सव में आपने विसार दिया। स्वयं महात्मा गांधी उस समय विभीषिका झेल रहे थे, नोआखाली में थे, और जवाहरलाल नेहरू सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए। कालांतर में आप 15 अगस्त को उत्सव मनाते हो, लेकिन विभाजन की विभीषिका पर है या करोड़ों लोगों को जो कांग्रेस पर है, अपने जड़ों से उखाड़ दिया, उसकी विभीषिका क्यों नहीं मनाई जाए? हम इतिहास की भूलों को क्यों नहीं याद रखें? शुक्ला जी, आपका फोकस विभाजन की विभीषिका पर है या कांग्रेस की नाकामी दिखाने के लिए ये दिन याद कराएंगे? विभाजन की विभीषिका कांग्रेस की नाकामी के कारण आई, क्योंकि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीतियां ही कालांतर में अलगाववाद में तब्दील हुई और अलगाववाद ने मां भारती के 2 टुकड़े कर दिए। कालांतर में जो 3 टुकड़े हो गए, इसके लिए जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों की सत्ता लोलुपता जिम्मेदार है। इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। तो जो सत्ता लोलुपता के कारण 10 लाख से अधिक लोगों का कत्ल किया गया, उस विभीषिका के जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध बातें करना क्या गलत है? त्यागी जी, देखिए, बंटवारे को लेकर के जो समाजवादी आंदोलन से निकले हुए लोग हैं उनका अलग नजरिया है। डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, ये सब लोग बंटवारे के खिलाफ थे और गांधी की राय के थे जब गांधी जी ने कहा था कि बंटवारा मेरी डेड बॉडी पर होगा। और समाजवादियों का ऐसा मानना है कि गांधी जी को छोड़ करके बाकी जितना भी कांग्रेसी नेतृत्व था वो थक भी चुका था और सत्ता प्राप्ति की जल्दबाजी में भी था। तो एक बड़ा कारण जो है उस समय ये भी हुआ। और जहाँ तक बंटवारे के घाव हैं, अब इन 75 सालों में बंटवारे के घाव काफ़ी भर चुके हैं। उस जख्म को, उस खुरंड को नए तरीके से खोल करके एक नई तकलीफ का दौर फिर शुरू होगा। मैं चाहता हूं कि वो घाव भर गए हैं तो भरा रहने दें। हालांकि वो ऐसी त्रासदी थी और इतने 15 लाख के करीब लोग उसमें मरे। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो बंटवारे का आंदोलन है उसमें कोई बड़ी कुर्बानी नहीं हुई। वो तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान मैंने, मेरे टाइपिस्ट ने और मेरे टाइपराइटर ने बनवाया प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मांग करके। लेकिन 15 लाख लोग बंटवारे के दौरान मरे, ये बड़ी बात है। तीसरा मैं ये कहना चाहता हूँ जो मेरे मित्र गौरव वल्लभ कह रहे हैं, भारत सरकार को अकेले दोष देना उचित नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है अमेरिका। वहाँ की इकोनॉमी का क्या हाल है, वहाँ के कोरोना नियंत्रण का क्या हाल है। दूसरी बड़ी ताकत है यूरोपियन यूनियन। वहाँ किस तरह बदहाली हुई है, कैसे लोग सड़कों पे मरे पड़े हुए मिले हैं। ये मोदी मेड विभीषिका नहीं है, ये प्रकृति मेड विभीषिका है। हाँ, जिससे लड़ने के लिए जो 70 साल का ढांचा मैं फिर उसी पा रहा हूँ। आपने क्यों प्राइवेट सेक्टर में सारा का सारा स्वास्थ्य विभाग भेज दिया? अकेले मोदी जी की सरकार ने किया, मैं ऐसा नहीं मानता। पिछले 70 साल में इतने अस्पताल बने हैं, एक एक मरे हुए मरीज का बिल 50-50 लाख का है। हम 70 साल में ये भी नहीं कर सकते थे। कम से कम 1% जो साझेदारी है, नाकामी छुपाना चाहते हैं। जो वो कर नहीं पाए। 7 साल से उनकी जिम्मेदारी थी यहाँ पे बेरोजगारी दूर करने की, महंगाई दूर करने की। 15 अगस्त का दिन है,
आपको बताना चाहिए कि आपने देश के अंदर में कितनी यहाँ पे महंगाई कम कर दी, कितनी बेरोजगारी कम कर दी, कितने महिलाओं पे अत्याचार कम हो गया, किस तरह से यहाँ पे लोग, यहाँ किसान धरने पे बैठे हैं, उनकी मौतें हो रही हैं। आपको उनकी लाइफ के बारे में, कैसे हिंदुस्तान आगे बढ़े, कैसे हिंदुस्तान को अपने पैरों पे खड़े करें, कैसे हिंदुस्तान जो यूथ है वो अपने पैरों पे खड़ा हो तो हिंदुस्तान दौड़ेगा। आप हिंदुस्तान को पीछे ले जाने की बात करते हो। आप इतिहास याद दिला के अपने जो काम नहीं किए आपकी जनता वही ठीक है, जवाब देंगे जल्दी से। प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं क्यों कुरेदना है पुराने जख्मों को, और आपके विपक्षी केसी त्यागी जी भी कह रहे हैं। जी ने विकास की बात तो की ही। हाँ नहीं, देखिए आदरणीय केसी त्यागी जी का सम्मान करते हुए ये बताना होगा कि आज भी इस देश में अलगाववादी शक्तियां पूरे जो है क्षमता के साथ सक्रिय हैं, और वो टुकड़े टुकड़े गिरोह के समर्थन में जिस तरह से राहुल गांधी जाकर नारा लगाते हैं, इसी तरह के नारे 1937 के पहले कांग्रेस ने लगातार लगाए। उसका परिणाम 1937 से 47 के बीच में भारत ने भोगा। हम इस तरह की जो चूके इतिहास में किए हैं, वो चूके फिर हम भविष्य में ना करें। इस देश का फिर से विभाजन ना होने पाए। विभाजनकारी शक्तियों को प्रश्रय जिस तरह से राहुल गांधी जैसे नेता दे रहे हैं, उसका दुष्परिणाम इस देश को पहले भुगतना पड़ चुका है, भविष्य में ना भुगतना पड़े। इसलिए जिस तरह से हमको इतिहास से गौरव बोध लिया जाता है, उसी तरह से इतिहास में अपनी चूके, हम कहाँ चूके और हम कैसे इन चूकों को सुधारेंगे, इस संदर्भ में भी लोगों की जागृति बनी रहे। इसलिए विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का जो है, अपने इतिहास से देश कैसे भाग सकता है? नहीं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश को फिर से विभाजन की विभीषिका से बचाने के लिए पूरे देश को संकल्पबद्ध कर रहे हैं। कोई भी देश अपने इतिहास से ना तो भाग सकता है ना भागना चाहिए, पर आदरणीय केसी त्यागी जी ने जो बात कही, मैं थोड़ा सा उनसे असहमत हूँ। त्यागी जी, आपने कहा कि कोरोना तो दुनिया में हो रहा था, पर क्या अमेज़न नदी में लाशें तैर रही थी? गंगा नदी के अंदर लाशें तैर रही थी सर। क्या लंदन के अंदर ये बदहाली थी कि ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण लोग सड़कों पे मर रहे थे, पर हिंदुस्तान में हो रहा था? और ऐसा क्यों हुआ त्यागी जी? उसका कारण है क्योंकि पिछले साल मई जून में जब दुनिया के सारे देश वैक्सीन ब्लॉक कर रहे थे, अपनी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहे थे, उस समय हम मोबाइल की फ्लैश लाइटें जला रहे थे, उस समय हम थालियां बजा रहे थे, उस समय हम ब्लॉक नहीं कर रहे थे वैक्सीन को, उस समय हम हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ब्लॉक नहीं कर रहे थे, उस समय हम वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे। जब हमारे पास एडिक्वेसी नहीं वैक्सीन की, हम वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात कर रहे थे। दूसरी बात प्रेम शुक्ला जी ने बोला, शुक्ला जी आज 15 अगस्त का दिन है, मैं कटु वाक्य आपके लिए नहीं बोलना चाहता था, पर आपने जिस तरह से बात करी, मेरे को एक चीज बता दीजिए। 1942 में फजलुल हक जो कि मुस्लिम लीग का नेता, जिसने पार्टीशन की नींव रखी, उसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल में सरकार बनाई या नहीं, इसका हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। उससे पता चल जाएगा कि विभीषिका के जिम्मेवार कौन है, हु आर रिस्पांसिबल फॉर दिस हॉरर इन पार्टीशन। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिंगल हैंडेडली हैड मेड द गवर्नमेंट विद फजलुल हक इन बंगाल। बंगाल में आपने सरकार बनाई। बारी एक साथ मत बोलिए। बंगाल में आज तक पर कोई भी दो व्यक्ति एक साथ नहीं बोलेगा। प्लीज अपनी बारे में बोलिए, ये पूरा कर ले, मैं जवाब लेती हूं। बंगाल में प्रेम शुक्ला जी मुस्लिम लीग के साथ आपने सरकार बनाई, और वही मुस्लिम लीग के फजलुल हक जिन्होंने पार्टीशन की नींव रखी, उनके साथ आपने सरकार बनाई, और आज हॉरर डे मना रहे हो आप। शर्म आनी चाहिए आपको आज आपको शर्म का दिन मनाना चाहिए, वो भी नागपुर में बैठ के। जवाब दीजिए। पहले अब हो गया इनका भाषण, जरा बंद कराएं तो मैं उत्तर दूं। ये सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी का हिंदू महासभा से कोई लेना देना नहीं, पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी की प्रारंभ है। मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस के नेता थे कि नहीं? और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ जो कांग्रेस में नेहरू जी के साथी थे, मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली, ये सारे लोग जो हैं वो विभाजन में महात्मा गांधी के विरुद्ध खड़े हो गए कि नहीं खड़े हो गए? और मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेसी थे कि नहीं? और कांग्रेसियों ने विभाजन स्वीकार किया। मैंने तो सीधा सा सवाल पूछा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को इन्होंने कहा हमारे नेता नहीं है। जी के इतिहास को अगर आप पढ़ते हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ गांधीवाद और गांधी की रणनीति उसी को सही मानता हूँ। गांधी सब तरह की चीजों से लड़ते हैं,
गांधी उन हिंदुत्ववादी ताकतों से भी लड़ते हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना आजादी के आंदोलन में सजे हुए हैं। गांधी जी जिना से भी लड़ते हैं। गांधी जी तो इतने व्यवहारिक हैं, हिंदुस्तान का बंटवारा मत करो मेरे भाई, जिना तुम ही प्रधानमंत्री बन जाओ। ये ताकत हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के किसी नेता में देखने सुनने को नहीं मिलेगी। और गांधी जी 15 अगस्त, अंजना जी 15 अगस्त 1947 को गांधी जी दिल्ली में नहीं थे। जब सब नेता जश्न मना रहे थे, वो नोआखाली में हिंदू और मुसलमानों के बीच में ब्रिज का काम कर रहे थे। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है, हिंदू भी गाली दे रहे थे और मुसलमान भी गाली दे रहे थे। ऐसा माहौल नोआखाली में था। लिहाजा बंटवारे के लिए एक लाइन सर, कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है, ऐसा नहीं। एक लाइन सर। त्यागी जी, आपने जो गांधी जी का कंट्रीब्यूशन बोला उससे कोई उसको नकार नहीं सकता, पर गांधी जी की हत्या पे जश्न कहां मन रहा था? आरएसएस हेडक्वार्टर के अंदर। गांधी जी की हत्या के अंदर जो पिस्तौल यूज करी उसकी नीलामी में इनके नेता कह रहे हैं हम उसकी नीलामी में पता लगाई जाएगी, यहाँ पे जश्न मन रहा है। जवाहरलाल जी ने उसका लाभ लिया है। अनुराग जी कंक्लूडिंग रिमार्क एक लाइन में सर, एक लाइन में। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब यहाँ पे अंग्रेजों का शासन था तो आरएसएस अंग्रेजों के साथ खड़ी थी, कर रहे थे। आज की भारतीय जनता पार्टी का शासन है, आज ये लोग गरीब मजदूर के खिलाफ खड़े हैं। ये राष्ट्र के साथ कभी नहीं रहे, राष्ट्र उन्नति के साथ कभी नहीं रहे। तभी आज देश की हालत ये है कि महंगाई से देश जूझ रहा है, देश जूझ रहा है, क्योंकि राष्ट्र के साथ नहीं थे। ये हमेशा से सत्ता के साथ रहे हैं, ये गरीब मजदूर के साथ कभी नहीं रही है भारतीय जनता पार्टी। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।